अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान पे रखे। आज का हमारा टॉपिक एवापोरेशन है, लेकिन एवापोरेशन तक पहुंचने से पहले आपको वेपराइजेशन, बॉइलिंग और इसके अलावा सब्लिमेशन इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो वेपराइजेशन वो चीज़ है जब हम किसी मैटर को वेपर में कन्वर्ट करें। अब इसके अंदर क्या-क्या आ सकता है? इसके अंदर जो टर्म है, एक टर्म हमें नजर आता है बॉइलिंग, दूसरा टर्म हमें नजर आता है एवापोरेशन और तीसरा टर्म हमें इसके अंदर मिलता है सब्लिमेशन। तीनों प्रोसेस के अंदर चीजें वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। बस फर्क ये है कि बॉइलिंग के अंदर जो कन्वर्ट होता है लिक्विड वेपर में या तो गैस में कन्वर्ट होता है, और सब्लिमेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हमने यहाँ पर इसके बारे में बात नहीं करनी है, ये तो सॉलिड वाले टॉपिक में जाएंगे तो करेंगे। यहाँ पर हमें लिक्विड को जब गैस में और वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो इसके बारे में बात करनी है। तो एक फिनोमेना इसके अंदर होता है बॉइलिंग और एक फिनोमेना होता है एवापोरेशन। यानी कि दोनों वेपराइजेशन के अंदर के टाइप से दोनों के अंदर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहे होते, लेकिन दोनों एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। बॉइलिंग अलग चीज है। बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन, अब बॉइलिंग के अंदर भी तीन टर्म आ जाता है, बॉइलिंग, फिर बॉइलिंग पॉइंट आता है और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ये तो अगली वाली वीडियो होगी, उसके अंदर आप जाइएगा तो सब कुछ डिटेल आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हमने एवापोरेशन में बात करना है जो कि बॉइलिंग से बिल्कुल अलग होता है। बॉइलिंग एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसको हम जब बॉइलिंग वगैरह करते हैं, अगर कोई कंटेनर मौजूद है और इस कंटेनर के अंदर कोई भी लिक्विड मौजूद है तो हम इसके नीचे से हीट प्रोवाइड वगैरह करते हैं, तब ये मॉलिक्यूल अंदर वेपर वगैरह बनना स्टार्ट होता है, फिर बबल्स वगैरह बनते हैं और ऊपर जाकर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। उसको बॉइलिंग कहते हैं, जो कि अगले वाली वीडियो में आपको डिटेल में मिल जाएगा। यहाँ पे हम एवापोरेशन बात करेंगे जो कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद से होना, जबकि बॉइलिंग खुद से नहीं होता है। बॉइलिंग तो हम करवाते हैं हीट की मदद से। तो दोनों को मिक्स अप नहीं करना है, दोनों का डेफिनेशन, दोनों का कॉन्सेप्ट, दोनों का फिनोमिना सब कुछ अलग है। तो एवापोरेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। एट एनी गिवन टेम्परेचर अ सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ लिक्विड सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से है भाई? ड्यू टू मोशन। फिजिक्स के अंदर ये फॉर्मूला पढ़ते हुए आए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। जब मॉलिक्यूल के दरमियान मोशन ज्यादा होगा तो वहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। इसके साथ साथ क्योंकि हम यहाँ स्टेट ऑफ मैटर में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर गैस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि गैस के अंदर मोशन ज्यादा होता है, गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा आजाद होते हैं। गैस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है लिक्विड से और लिक्विड की ज्यादा होती है सॉलिड से। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर इन दोनों पर काम करना है, क्योंकि लिक्विड को हम वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉलिड वाले में भी हमने बात नहीं करना, फिर वो सब्लिमेशन में चला जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी तो ये हो गया। और एस्केप का मतलब होता है किसी चीज का भागना या तो फरार होना, या तो हम इसको यहां पर कह सकते हैं उड़ना भी, कि गैस के मॉलिक्यूल वेपर बनकर उड़ जाते हैं, सॉरी लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर बनकर उड़ जाते हैं। और क्या है भाई? सफिशिएंट, इसका मतलब होता है काफी, यानी कि जो एनर्जी वगैरह है, यानी काफी एनर्जी जब बढ़ जाती है मॉलिक्यूल की तो उसके बाद सरफेस से मॉलिक्यूल एवापोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, एस्केप हो जाता है, फरार हो जाता है। इस अमल को हम एवापोरेशन कहते हैं। लेकिन हमें सिर्फ इतना सा पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हमें पूरा अंडर डिटेल जानना पड़ेगा। लेकिन इसको जानने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, मेरे इसी चैनल के अंदर मौजूद है। सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और आईएमएफ। आईएमएफ का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। अगर इन सब के बारे में आप नहीं जानते हो तो फिर आपको ये टॉपिक पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं इसको 1 मिनट के अंदर क्विक रिव्यू आपको दूं तो सिस्टम वो चीज होता है जो चीज आप स्टडी के लिए अलग कर दो। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इस लिक्विड को पढ़ने के लिए अलग कर रहा हूं तो ये लिक्विड मेरे लिए सिस्टम बन जाएगा। इस लिक्विड के अलावा बाहर का जितना भी चीज है वो सारा का सारा सराउंडिंग बन जाएगा। सराउंडिंग और सिस्टम को एक लाइन अलग कर रहा होता है। जैसे यहाँ पर एक बर्तन, एक वॉल, एक बीकर मौजूद है, ये सराउंडिंग और सिस्टम को अलग कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं बाउंड्री। अगला आईएमएफ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये मेरे चैनल के अंदर मौजूद है। एक इंटरमॉलिक्यूलर होता है, एक इंट्रामॉलिक्यूलर होता है, एक मॉलिक्यूल के दरमियान होता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर होता है।
दोनों के फिर इंटरमॉलिक्यूलर के 5 टाइप्स होते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर के 4 टाइप्स होते हैं, पूरा मेरे चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके बाद एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, इन दोनों के दरमियान अगर डिफरेंस देखना है तो एक्सो का मतलब होता है रिलीज होना, RELEASE, क्या रिलीज होना? थर्म, थर्म का मतलब है हीट। जब हीट एनर्जी किसी सिस्टम के अंदर से बाहर निकले तो उसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, और इसके अंदर डेल्टा एच की वैल्यू जो मिलती है वो मिलती है नेगेटिव। ये सारा चीज पढ़ा हुआ है। इसी तरह से एंडो, एंडो का मतलब होता है ऐड होना, और थर्म का मतलब यहां पर भी हीट। जब सिस्टम पे हीट आकर ऐड होगा तो उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक के अंदर डेल्टा एच की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई थी, लेकिन जो क्विक रिव्यू था यही मैं आपको बता सकता था। पूरा डिटेल आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। इसी वीडियो के लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दिया ताकि आपके लिए आसानी हो जाए इन सब चीज को समझने के लिए। और डेफिनेशन तो हमने पढ़ लिया भाई, एट एनी गिवन टेम्परेचर अ सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ लिक्विड सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू एस्केप फ्रॉम दिस सरफेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवापोरेशन। डेफिनेशन पढ़ लिया, एग्जाम पे लिख दोगे, 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट अब तक आपको समझ में नहीं आया होगा। जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा आपको फायदा नहीं होगा। अब ये एक कंटेनर मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। इस कंटेनर के अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल मौजूद है। अब इस मॉलिक्यूल के दरमियान एक चीज कंफर्म है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना हो। ये जितना जो मैंने रेड कलर का बनाया हुआ सारा का सारा इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ा हुआ है। अब मैंने यहां पर ना जानबूझ के वाटर नहीं लिखा। अगर मैं वाटर लिख दूंगा तो आपके दिमाग में ये आएगा अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का जो टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए मैंने आपको इससे आजाद कर दिया। 5 टाइप इंटरमॉलिक्यूलर के, डाइपोल, डाइपोल भी हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकता है, लंदन डिस्पर्जन फोर्स भी हो सकता है, और इसके अलावा आयोन डाइपोल, डाइपोल आयोन, ऐसी इंड्यूस डाइपोल के नाम से एक और था। टोटल 5 थे। 5 में से कोई सा भी इसके अंदर हो सकता है, हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। इतना कंफर्म है कि रेड कलर का जो मैंने बनाया है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लाजमी है इसके अंदर। अब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ा हुआ। अब इसका जो टेम्परेचर है वो मैंने 25 लिया हुआ। अब टेम्परेचर क्या होता है ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है। अब हर मॉलिक्यूल का ना काइनेटिक एनर्जी एक जैसा नहीं होता, याद रखना है, क्योंकि हर का जो मोशन है ना मॉलिक्यूल का वो एक जैसा नहीं है। कोई मॉलिक्यूल अंदर तेज भी मूव कर रहा है, कोई हल्का भी मूव कर रहा है। जिसकी वेलोसिटी अंदर ज्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जो अंदर मॉलिक्यूल आराम आराम से मूव कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है। तो ऊपर वाला मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं कि भाई ये जो मॉलिक्यूल, क्योंकि ऊपर वाले मॉलिक्यूल का जो टेम्परेचर, जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल भाई इसका काइनेटिक एनर्जी जो नीचे है इसका है 15, ठीक है, और इसका जो काइनेटिक एनर्जी है सपोज कर लीजिए 12 है, और इस वाले का जो काइनेटिक एनर्जी है ये है हमारे पास 20। इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई। जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वो लोग गैस की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाते। तो जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा हो जाती, ये रहा, तभी इधर लिखा हुआ सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा हो जाएगी तो ये वाला मॉलिक्यूल इसके अंदर से अल्लाह हाफिज कर देगा कि टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, मैं जा रहा हूं। वो मॉलिक्यूल फुर्र करके ऊपर चला जाएगा। अब किसकी बारी आएगी भाई? जैसे अगर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल उड़ेगा ये, तो अब इसकी बारी आएगी। ये मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा यहां से। जब मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा तो इसकी भी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि अच्छा आगे हम पढ़ेंगे भी सराउंडिंग से भी एनर्जी ले रहा होता है। तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी 15-20 वाला तो चला गया, और इसके अलावा जितने भी 20 वाले हैं ना वो लोग सारे ही चले जाएंगे। फिर इसके बाद बारी आएगी 20 से कम वाले की। अगर कोई 18 लिखता तो पहले 18 जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको लिख देता कि भाई ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर मैं लेता हूं 18, तो 15 पहले नंबर में ये गया फर्स्ट। फिर सेकंड नंबर में जो मॉलिक्यूल दूसरा जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी ये सरफेस की तरफ जाएगा, और उसके बाद बोलेगा टाटा बाय बाय, मैं निकला, और ये वेपर बन के इसके पास से निकल जाएगा। सेकंड नंबर पे ये निकला। 18 के बाद ये आया, ये मॉलिक्यूल ये सेकंड नंबर पे निकला, और ये वाला मॉलिक्यूल थर्ड नंबर पे निकला। जब इसकी काइनेटिक एनर्जी वगैरह ज्यादा होगी ये मॉलिक्यूल इसके अंदर से फुर्र हो जाएगा। तो एक एक करके मॉलिक्यूल यहां से फुर्र 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 उड़ते जाएंगे और ये कंटेनर खाली होता जाएगा। इसी को हम एवापोरेशन कहते हैं। हमने इसके अंदर कहीं हीट प्रोवाइड नहीं किया नीचे से,
आपने देखा यहां पर तो मैंने एक सिलेंडर या कोई भी चीज रखा था जो हीट प्रोवाइड कर रहे थे, इसके अंदर कोई हीट प्रोवाइड नहीं हुआ, इसको एनर्जी मिल कहां से रहा है, ये सराउंडिंग जो है ना, ये जो सराउंडिंग वगैरह जो भी नजर आ रहा है, सराउंडिंग से एनर्जी लिए जा रहा है और मॉलिक्यूल उड़ते जा रहा है। लेकिन एक चीज, अच्छा इसमें लिख देता हूं, एक तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये साथ में लिखा हुआ है कि कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जाता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ नहीं किया, ये सराउंडिंग से जो काम करना खुद कर रहा है। जैसे कि एक बर्तन है, उस बर्तन को ले जाके छत में रख दीजिए, उसके अंदर पानी डालकर और उसको खुला रखिए, आधे घंटे बाद आइए पानी उड़ जाएगा, हमने तो कुछ किया नहीं था, खुद से वो काम हो गया, बस आपने इतना काम किया कि पानी को ले जाकर ऊपर छत में रखा है। इसके अलावा एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस अभी बताया था कि एंडो का मतलब होता है हीट ऐड होना सिस्टम के अंदर, ये मेरे लिए एक सिस्टम था, ये था सिस्टम, और ये जो बाहर का जो हिस्सा है ये था सराउंडिंग। तो ये जो एनर्जी ले रहा है ना, सराउंडिंग से सिस्टम एनर्जी लिए जा रहा है, एनर्जी ऐड हो रहा है सिस्टम के अंदर और एनर्जी बढ़ते जा रहा है और लिक्विड का मॉलिक्यूल वेपर में बदलता जा रहा है। इसी तरह से अगर मैं यहां पे सूरज वगैरह हो जाए तो सूरज अपना एनर्जी इसके अंदर देगा और फौरी तौर पे सारा लिक्विड का मॉलिक्यूल वेपर बनता जाएगा, एक वक्त आएगा पूरा कंटेनर ही खाली हो जाएगा। लेकिन एक साथ सारा नहीं खाली होगा, ये नहीं सोचेंगे कि ऊपर वाला मॉलिक्यूल जिस वक्त उड़ेगा सरफेस से तो नीचे वाला मॉलिक्यूल भी उड़ जाए, ऐसा नहीं होता। आप छत में जाइए और पानी अपने सामने रखिए और एक छाता अपने सर पे रखिए क्योंकि धूप बहुत ज्यादा होगी, आपको धूप लगेगा, और वहां आधे घंटे खड़े होकर देखिए, आराम आराम से पानी का मॉलिक्यूल उड़ता रहेगा और ये लेयर नीचे आता रहेगा। तो ये फिनोमिना कौन सा है? सरफेस फिनोमिना है, सरफेस से उड़ना होता है। बॉइलिंग पे भी यकीनन इसमें ना, अब इसमें और इसमें भी क्या फर्क होता है, डिफरेंस भी हम देखेंगे। इसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल पूरा नीचे से होते हुए ऊपर तक जाते, इंटायर बॉडी इसके अंदर इंक्लूड होता है। इसमें इंटायर बॉडी नहीं, पहला लेयर दूसरा लेयर, ऊपर से मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता एवापोरेट हो रहे होते, वेपर बनकर उड़ रहे होते हैं इसके अंदर। तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया और इसके अलावा एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और एक वर्ड इसके अंदर हमें नजर आ रहा होगा इंट्रोपी। अब ये इंट्रोपी क्या है, बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं बात करेंगे। डिसऑर्डनेस, अगर डिसऑर्डनेस यानी कि मॉलिक्यूल के दरमियान तरतीब खराब हो जाए, जाहिर सी बात है लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़े तरतीब से होते, जब इसके अंदर एनर्जी वगैरह आता है तो इसके अंदर तरतीब खराब हो जाता है, बेतरतीब होते, और मॉलिक्यूल जितना ज्यादा बेतरतीब होगा उतना ज्यादा डिसऑर्डनेस होगा। तो इंट्रोपी का यही डेफिनेशन होता है कि डिसऑर्डनेस ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंट्रोपी। तो बेतरतीबी जितना ज्यादा होगा। अच्छा, इसके अलावा आपको अगला नजर आ रहा होगा फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज क्या है, क्योंकि इसके अंदर जैसे अगर मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, मान लीजिए कि अगर ये वाटर के मॉलिक्यूल यानी कि इसका केमिकल फॉर्मूला H2O है, जब ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा तो तब भी इसका फॉर्मूला क्या है, H2O है। यानी कि केमिकल चेंज नहीं हुआ, फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज के अंदर पूरा का पूरा केमिकल फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है। केमिकल चेंज जैसे कि अगर ये H2O है और ये मौजूद है लिक्विड में, बाद में ये कन्वर्ट हो गया H2O गैस में, तो इस चेंज को हम कहेंगे फिजिकल चेंज। हाँ, अगर ये होता H2O है, बाद में हाइड्रोजन अलग हो जाता और ऑक्सीजन अलग हो जाता, डिकम्पोज हो जाता, तो इसको हम केमिकल चेंज कहते। तो ये जो आपके पास जो फिनोमिना होता है एवापोरेशन वगैरह का, इस फिजिकल चेंज के अंदर काउंट होता है। एक चीज का और ख्याल रखना है, जैसे अगर हम ये वाटर लिए हुए, तो ये जो एवापोरेट होता है, जाहिर सी बात है अंदर एनर्जी आएगा तो टेम्परेचर वगैरह बढ़ेगा। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि ये जो वाटर वेपर में लिक्विड वेपर में जब कन्वर्ट हो रहा है तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले टेम्परेचर में होने होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट से एक्सीड नहीं कर सकता है। जैसे अगर हम वाटर का जमीन के लेवल पे बात करें तो जमीन पे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 होता है। तो जब इसके अंदर जाहिर सी बात है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है तो इसके अंदर हीट ऐड हो रहा है, तो अंदर जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ यूं पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। तो जब अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो अंदर टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इतना नहीं बढ़ जाना चाहिए कि उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के बराबर चल जाए, नहीं, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर में होता है। तो पहले में यही लिखा हुआ है कि एट ऑल टेम्परेचर, तमाम टेम्परेचर में होगा, लेकिन बट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, क्योंकि हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। किसी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, किसी का बॉइलिंग पॉइंट 200 है, तो उसका जो एवापोरेशन होगा 199 तक का होगा, 200 तक नहीं जाना चाहिए। अगर पानी है
तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो 98 तक में एवापोरेशन में काउंट होगा। 100 हो गया ना, फिर वो काउंट नहीं होगा आपका एवापोरेशन में, फिर वो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह में चला जाता है। अब ये एक और चीज आता है, आपके एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ये जो एवापोरेशन होता है ना, ये एब्सोल्यूट जीरो पर भी हो सकता है, 0 केल्विन में, हालांकि बहुत कम। 0 केल्विन का मतलब हुआ यहां पर -273 डिग्री सेल्सियस। हाँ भाई, इतने टेम्परेचर में भी एवापोरेशन हो सकता है, कोई मसला नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है एवापोरेशन का। अब इसके अंदर दो टर्म और नजर आ रहा होगा, वॉलेटाइल लिक्विड और नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। अब ये दो टर्म के क्या इससे लेना देना है? वॉलेटाइल लिक्विड वो होता है जो लो टेम्परेचर में लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि पेट्रोल, आप पेट्रोल कहीं पर रखा हुआ है, आप उसका ढक्कन खोल दो और चले जाओ, 10 मिनट बाद आइएगा पेट्रोल कम हो चुका होगा। और उसी के कंपैरिजन अगर बराबर वाले बोतल में आपने पानी रखा हुआ है, पानी का ढक्कन भी खोला हुआ लेकिन पानी कम नहीं होगा, या कम होगा तो थोड़ा बहुत होगा, पेट्रोल बहुत ज्यादा कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल वॉलेटाइल लिक्विड है। पेट्रोल बोल दीजिए, इसके अलावा इथानॉल बोल दीजिए, और मुख्तलिफ तरह का लिक्विड भी हो सकता है। मैंने इसके अंदर दो ही लिखा है क्योंकि यही दोनों हम ज्यादातर सुनते हैं, एक इथानॉल और एक पेट्रोल। नॉन वॉलेटाइल लिक्विड वो होता है कि टेम्परेचर भले जितना ज्यादा हो जाए, इसको कोई मसला नहीं है, ये हमारा लिक्विड लिक्विड में रहेगा। तो जो वॉलेटाइल लिक्विड होते ये क्यों जल्दी कन्वर्ट हो जाते? क्योंकि इसके अंदर ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है तो जैसे इसको सराउंडिंग से थोड़ा बहुत एनर्जी मिलता है, ये फुर्र हो जाता है। और जबकि नॉन वॉलेटाइल वाला होता है, इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जब इसको सराउंडिंग से एनर्जी मिल भी जाता है ना, तो ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है। तो अगर इसको आपके नोट्स, जब आप नोट्स या तो किताब वगैरह जो आपके पास मौजूद है उसके अंदर अगर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि वी ऑब्जर्व दैट मॉइस्ट क्लोथ, मॉइस्ट का मतलब जो गीला कपड़ा, मॉइस्ट क्लोथ्स बिकम ड्राई व्हाइल हैंगिंग आउटसाइड इन द सनशाइन, दिस इज ड्यू टू एवापोरेशन। जो छत में हम कपड़ा वगैरह रखते हैं ना, वो सूखता है, तो उसका रीजन कौन है यहाँ पे? एवापोरेशन। कभी भी हम ये नहीं करते कपड़ा वगैरह रखा हुआ उसे किसी कंटेनर के अंदर रखा और नीचे से हीट देना स्टार्ट किया, हीट वीट नहीं देते। आप उसको ले जाके छत में रखते हो और उसके बाद छोड़ देते हो, खुद सूख जाता है एवापोरेशन की मदद से, सराउंडिंग का एनर्जी लेकर। तो हुआ ना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसको हम कहेंगे। उसके बाद अगले वाले में डेफिनेशन लिखा हुआ यही वाला कि एट एनी गिवन टेम्परेचर अ सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ लिक्विड सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू escape from the surface, this process is called evaporation। कि भाई जो इसके अंदर मॉलिक्यूल वगैरह होता है उसकी एनर्जी जब काफी ज्यादा हो जाती है तो मॉलिक्यूल अल्लाह हाफिज करके इसके अंदर से निकल जाता है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि इट इज अ सरफेस फिनोमिना। तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर पूरा इंटायर बॉडी दाखिल नहीं होता, ऊपर वाला ही दाखिल होता। ऊपर वाला जो सबसे ऊपर वाला होता है ना, इसी को हम कहते हैं सरफेस। तो आपके बुक में लिखा हुआ भाई ये सरफेस फिनोमिना है। जबकि बॉइलिंग पॉइंट के अंदर भी ऐसा ही है कि लिक्विड तो सरफेस से जाता है लेकिन पूरा नीचे से होते हुए गुजरना पड़ता है। पहले यहाँ बबल्स बनेगा, इसमें बबल बनेगा, बबल बनेगा। जब भी आप पानी वगैरह को बॉईल करते हो तो आपको उसके अंदर बबल्स बनते हुए दिखता है। जबकि एवापोरेशन के अंदर ये नहीं कि पूरा लिक्विड के मॉलिक्यूल यहाँ से होते हुए ऊपर की तरफ जाए। तो इट इज अ सरफेस फिनोमिना वेयर चेंज ऑफ स्टेट ओनली टेक प्लेस एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। सिर्फ लिक्विड से जा रहा होता है। मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस स्टार्ट गेटिंग एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल है एनर्जी लेते कहां से है? सराउंडिंग से एनर्जी ले रहे होते हैं, और सराउंडिंग एंड ब्रेकिंग अवे इनटू द गैसियस फेज। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रेड कलर का है ये टूटता जाता है और मॉलिक्यूल इसके अंदर से फुर्र होता जाता है। आगे लिखा हुआ है पैराग्राफ चेंज करने के बाद, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ एवापोरेशन लिक्विड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। लिक्विड को एवापोरेशन के बेस में दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक वॉलेटाइल वाला और एक नॉन वॉलेटाइल। तो बताया वॉलेटाइल वो वाला है जिसका टेम्परेचर कम टेम्परेचर में वो जल्दी वेपर बन जाता है क्योंकि इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है। तो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल है। फिर दिस लिक्विड विच हैव हाई वेपर प्रेशर एंड एवापोरेट रेडली कॉल्ड वॉलेटाइल लिक्विड। ऐसे लिक्विड जो आसानी से, रेडली READILV इसका मतलब आसानी से, ऐसे लिक्विड जो आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं उसको हम कहते हैं वॉलेटाइल लिक्विड। जिसके अंदर एग्जांपल में यही है कि इथानॉल डाला हुआ है, एक एसीटोन भी ऐड कर दिया, और पेट्रोल का हो या गैसोलीन का हो, दोनों एक ही चीज है। एंड दोज विच हैव लो वेपर प्रेशर डू नॉट रेडली एवापोरेट। ऐसे मॉलिक्यूल जो आसानी से वेपर में कन्वर्ट ना हो
तो उसको हम नॉन वॉलेटाइल कहते हैं। और इसके अंदर जो एग्जाम्पल दिया हुआ मोबिल ऑयल और मरकरी। मोबिल ऑयल ये जला हुआ जो इंजन वगैरह का ऑयल होता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो एवापोरेशन के अंदर आता है। इसके अलावा एक और चीज है कि एवापोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसको मैं जरा हटा दूं जो चीज हटाना है। अच्छा जी, अगला इसके अंदर मिलेगा एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। एवापोरेशन की वजह से ठंडक का एहसास होता है, लेकिन इसको जानने से पहले थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। अगर किसी चीज से हीट निकल जाए तो वो चीज ठंडी हो जाती है। जैसे पानी है, पानी को हम फ्रिज के अंदर रखते हैं, फ्रिज यही काम करता है, उसके अंदर से हीट एनर्जी निकाल देता है और वो ठंडा हो जाता है। जब उसको डिफ्रीजर के अंदर रखते हैं तो और एनर्जी निकाल देता है, तो अब वो बर्फ बन जाता है। तो अगर किसी चीज से हीट एनर्जी मैं निकाल दूं तो उसके अंदर समझ लीजिए काइनेटिक एनर्जी कम हो गया। काइनेटिक एनर्जी कम हुआ तो उसके अंदर जाहिर सी बात है टेम्परेचर वगैरह कम होगा, और टेम्परेचर कम होता है तो ठंडा हो जाता है। अब आते हैं कि ये एवापोरेशन का क्या कहानी है। अगर इसको आसान से एग्जांपल अगर आपके घर का पेट्रोल वाला ले, तो पेट्रोल के 3-4 कतरे को अपने हाथ में गिराइए। जैसे ही आपके हाथ में गिरेगा ना, तो आपके हाथ का एनर्जी ना वो गेन कर लेता है उसको वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, क्योंकि एवापोरेशन के अंदर यही है ना भाई, काइनेटिक एनर्जी चाहिए होता है। अब वो काइनेटिक एनर्जी, वो हीट एनर्जी लेगा कहां से? आपके हाथ से एनर्जी उठाना शुरू कर देता है। फौरी तौर पे आपका हाथ का एनर्जी उठाएगा तो आपके हाथ में ठंडक का एहसास होगा, क्योंकि जब किसी चीज से एनर्जी निकल जाता है तो वो चीज ठंडी हो जाती है। तो ये एक एग्जांपल ये हो गया। इसी तरह से अगर हम नॉर्मली कहीं इंजेक्शन वगैरह लगाने जाते हैं, तो इंजेक्शन लगाने से पहले डॉक्टर एक अल्कोहल का पैड लगाता है, यहाँ पर घसता है। तो आप देखिएगा जैसे ही उसके अंदर घसेगा तो फौरी तौर पे ठंडक का एहसास मिलेगा आपको। वो ठंडक का एहसास भी ये होता है क्योंकि अल्कोहल एक वॉलेटाइल लिक्विड है। जैसे ही इधर घसेगा तो स्किन का जो एनर्जी है ना वो गेन कर लेता है, जिसकी वजह से ठंडक का एहसास होता है। इसी तरह से अगर आप कोई ऐसी जगह चल जाए, बैंक ऑफ रिवर वगैरह के, जहां दोनों तरफ दरिया है और आप बीच से गुजरोगे, भले गर्मी हो लेकिन उस जगह में आपको ठंडक का एहसास होगा। रीजन ये होता है कि मुसलसल वहां पर सराउंडिंग से वाटर का मॉलिक्यूल एनर्जी लेता रहता है। जब सराउंडिंग से एनर्जी लेगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाएगा। कम होने की वजह कर टेम्परेचर कम, तो ठंडक का एहसास होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए तो हम जून जुलाई में पूरा जो गर्मी वाला जगह, जहां जहां पर जो मुल्क गर्मी वाले हैं, तो वो लोग सी साइड जगह गर्मी में गए हुए होते हैं, क्योंकि वहां पे जितने भी जो समुंदर है ना वो सराउंडिंग का एनर्जी लेता रहता है। जब सराउंडिंग का एनर्जी लेगा तो सराउंडिंग ऑटोमेटिक ठंडा होता रहेगा, क्योंकि उसके अंदर मुसलसल एवापोरेशन का सिलसिला चल रहा होता है। शाम 5 बजे तक ये प्रोसेस होता रहेगा जब तक ऊपर सूरज मौजूद है। इसके अलावा जब हम नहा के निकलते हैं तो हमारे बॉडी में एक पतला सा थिन सा लेयर वाटर का मौजूद होता है, यानी कि कतरे वगैरह मौजूद होते हैं। जब हम बाहर जाते हैं, जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल होते हैं ना वो तो उड़ जाते हैं, लेकिन बाकी जो मॉलिक्यूल हमारे बॉडी के अंदर बचे हुए रहते हैं उनको भी उड़ना होता है। तो अब वो एनर्जी कहां से लेगा? तो हमारा जो स्किन है ना उसी का एनर्जी वो लेना शुरू कर देता है। इसी वजह से हमें ठंड लग रहा होता है। और अगर पंखे के पास चले जाए ना तो ठंड का एहसास और ज्यादा होगा। रीजन ये होता है कि वो जो पंखा होता है ना उसके जो रेट ऑफ एवोपोरेशन है ना उसको और तेज कर देता है। जो पानी का मॉलिक्यूल 10 मिनट में सूखने वाला था वो आपका 2 मिनट में सूख जाता है। जैसे ड्रायर वगैरह मुख्तलिफ तरह का चीज इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर ठंडक, ड्रायर जब से बाल वगैरह सुखाने के लिए, तो वहां पर जब आप ये काम करते हैं तो आपको ठंडक का एहसास होता है। वो सारा इसी के अंदर आता है, एवापोरेशन के अंदर। इसके अलावा अगर एक और एग्जांपल अगर आपको कुछ याद हो कि भाई ये मिट्टी का मटका वगैरह अगर मौजूद है तो इसके अंदर ना बारीक बारीक होल्स होते हैं, हमें नजर नहीं आते लेकिन मिट्टी के बर्तन के अंदर होते हैं। तो अब इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल अगर आप रखोगे तो हमने सुना है कि वाटर का मॉलिक्यूल मिट्टी के बर्तन में ठंडा होता है। अब ये कैसे होता है? इसके अंदर भी एवापोरेशन का प्रोसेस चल रहा होता है। इसके सराउंडिंग वगैरह से जो एनर्जी वगैरह होता है, कैपिलरी एक्शन की मदद से वाटर के मॉलिक्यूल इसके अंदर से एवापोरेट होकर ऊपर की तरफ आ जाते हैं, और रिमेनिंग जो वाटर का मॉलिक्यूल इसके अंदर बचा हुआ रहता है वो आपको ठंडा मिल रहा होता है। क्योंकि जितने इसके अंदर हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल होते हैं ना उड़ जाते, उड़कर साइडों में चले जाते। अब रिमेनिंग यानी कि यहाँ पे मॉलिक्यूल अगर मैं बनाऊं तो ये मॉलिक्यूल देखिए इतना भरा हुआ था, इसके अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल थे। यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल इसके अंदर से एवापोरेट हो गए, एवापोरेट होकर साइडों में जाकर इस तरफ पे साइड साइड में ना लॉक हो गए। कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पर कम हो गए। तो अब पहले जब अंदर मॉलिक्यूल था तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा वाले थे। अब कुछ मॉलिक्यूल उड़ के इसके अंदर से चले गए, तो अब रिमेनिंग जो मॉलिक्यूल अंदर बचे हैं ना, हाई जिसकी वेलोसिटी ज्यादा थी वो तो चले गए, तब रिमेनिंग बच गया इसके अंदर। तो उसके अंदर मोशन कम है, तो जब मोशन कम है तो अंदर अब काइनेटिक एनर्जी कम है। तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा? कम। टेम्परेचर कम होगा तो चीजें ठंडी हो जाएगी।
तो यही आपको जो मिट्टी के बर्तन वगैरह होते हैं उसमें आपको पानी ठंडा वगैरह इसी वजह से होता है। और ये जो पानी ऊपर की तरफ गया कैसे है, तो इसका पूरा एक कैपिलरी एक्शन वाला टॉपिक होता है कि उसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल चिपक चिपक कर ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। तो ये आपका एक और पेपर के अंदर बाज़ अगर एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस आ जाए तो आपको यही लिखना होता है कि अच्छा, इसके अलावा आपको नोट्स के अंदर फैक्टर अफेक्टिंग भी मिलेगा, जिसकी वजह से एवापोरेशन वगैरह में कुछ फर्क पड़ रहा होता है, या तो एवापोरेशन तेज हो सकता है या तो स्लो हो सकता है। तो कौन कौन से फैक्टर है, तो लाइन से हम लिख देते हैं। पहला फैक्टर आपके बुक के अंदर नजर आएगा, सरफेस एरिया, कि अगर सरफेस एरिया बढ़ जाए तो एवापोरेशन बढ़ जाता है। क्योंकि अगर सरफेस एरिया ना, अगर कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल यहाँ पे मौजूद है, 1 लीटर पानी इस जगह में और 1 लीटर पानी इस जगह में, दोनों के अंदर पानी की मिकदार सेम है। यहाँ पे भी 1 लीटर है और यहाँ पर भी मैंने कितना डाला है, 1 लीटर डाला है। तो यहाँ पर एवापोरेशन ज्यादा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा। यहाँ पर एवापोरेशन के लिए एरिया ज्यादा है, यहाँ पर एवापोरेशन के लिए सरफेस एरिया कम है। क्योंकि जितना भी एवापोरेशन है सारा का सारा सरफेस फिनोमिना है। जब सरफेस बढ़ा तो हर जगह से लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो रहे होंगे, यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल कम जगह से वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो ये 1 लीटर पानी, इसको टाइम लगेगा एवापोरेट होने में, ये जल्दी हो जाएगा। यहाँ एवापोरेशन तेज होगा सरफेस एरिया के बढ़ने की वजह से। तो हम कह सकते हैं सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एवापोरेशन, कि अगर सरफेस एरिया बढ़ जाए तो एवापोरेशन बढ़ जाता है। तो आपके बुक के अंदर इसी तरह का कोई वर्डिंग वगैरह लिखा होगा कि द लार्जर द एरिया ऑफ एक्सपोज सरफेस द मोर इज द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल टू ट्रांसफर फ्रॉम लिक्विड टू एयर। लिक्विड से एयर में कन्वर्ट होने के लिए उसको आसानी हो जाती है अगर मैं सरफेस एरिया को बढ़ा दूं। और इसके अलावा दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट ग्रेटर सरफेस एरिया अलाउ मोर मॉलिक्यूल गेटिंग एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग एंड एस्केप इनटू एयर। जब एरिया बढ़ जाता है ना, तो ज्यादा जगह से सराउंडिंग, यहां से भी एनर्जी सराउंडिंग, यहां भी एनर्जी दे रहा होगा सराउंडिंग, यहां भी एनर्जी दे रहा होगा सराउंडिंग, यहां भी सराउंडिंग, यहां भी, यहाँ पे ना एरिया कम है, सराउंडिंग कम जगह में एनर्जी दे रहा होता है। इसी तरह से और इसको समझाने के लिए एग्जांपल लिखा हुआ है कि दैट इज व्हाई वाटर स्पाइल्ड ऑन फ्लोर एवापोरेट मोर रैपिडली एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन द कंटेनर। एक कंटेनर में आप पानी रख दो और एक फ्लोर में आप पानी फेंक दो, तो जो फ्लोर में जो पानी फेंक यानी कि जमीन में, तो वो तेजी में एवापोरेट होगा, बाकी वाला आराम आराम से होगा। जिस तरह से घर में जब हम पोछा वगैरह लगाते हैं तो फौरी तौर पर वो पानी खुद ब खुद सूखने लगता है। और अगर आपको और तेजी में सुखाना है, एवापोरेशन को तेज करना है, तो हम फैन ऑन कर देते, वो एवापोरेशन का रफ्तार और तेज हो जाता है। और इसको समझने के लिए एक और है कि भाई अगर आपने कपड़ा सुखाना है, दो तरह का दो है, दोनों कपड़ा सेम क्वालिटी का है, सब कुछ सेम है, सेम फाइबर है, आपने लेकर जाना है और एक को छत में रखना, जो अलगनी वगैरह जहाँ सुखाने के लिए जो रस्सी वगैरह मौजूद है, एक को आपने डायरेक्ट लेकर जाना है, यूं लाके फेंक देना और उसमें सेट कर रख देना, और एक को ना आपने फैला देना है। जिसको फैला के सुखाइएगा ना, उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, वो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, दूसरे वाले को सूखने में देर लगेगा। तो पहला आपका यही निकल कर आता है फैक्टर के अंदर कि अगर सरफेस एरिया बढ़ जाए तो ऑटोमेटिक एवापोरेशन बढ़ जाता है। दूसरा में होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, या तो आप इसको ये भी बोल सकते, चलो इतना ही लिख दो। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूल के दरमियान अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए, क्योंकि हर मॉलिक्यूल का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अलग अलग होता है, यानी कि हर का स्ट्रेंथ, हर की ताकत अलग अलग होती है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आता है, फिर इसके अलावा लंडन डिस्पर्जन फोर्स भी आता है, डायपोल डायपोल भी आता है, डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स भी आता है, मुख्तलिफ तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरी मैंने इंटरमॉलिक्यूलर का बात किया, अगर इंट्रा का जाइएगा तो फिर एक अलग कहानी हो जाएगा। तो अगर मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो मॉलिक्यूल को ना उड़ने नहीं देता है। अगर इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ना, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे को उड़ने नहीं देगा, वो उड़ने जाएगा तो दूसरा उसको पकड़ लेगा, यानी कि एवापोरेशन का रफ्तार स्लो हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा तो एवापोरेशन कम हो गया, तो हम लिख सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 डिवाइड बाई एवापोरेशन, कि अगर मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाए तो मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, आसानी से एवापोरेट नहीं होगा, आराम आराम से होगा। तो इनवर्स रिलेशन हो गया। और इसके अलावा हम ये भी लिख सकते थे इसके अंदर कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और हम नेचर ऑफ लिक्विड पे भी बात कर सकते हैं कि अगर लिक्विड का नेचर वॉलेटाइल है तो उसको
उसको वेपर में कन्वर्ट आसानी से हो जाता है। यानी कि वॉलेटाइल लिक्विड ऐसे ही होते हैं जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, और नॉन वॉलेटाइल वो होते हैं जहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है। तो अगर पेपर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिखो या नेचर ऑफ लिक्विड लिखो, ये दोनों चल जाता है, क्योंकि आपको तो इस तरह से पेपर में नहीं लिखना, आपको पूरा प्रॉपर वर्डिंग वगैरह के साथ लिखना, जैसे मेरे नोट्स और पीडीएफ के अंदर मौजूद होगा आपके, कि एवापोरेशन आल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट अमंग लिक्विड मॉलिक्यूल। ये जो एवापोरेशन है वो डिपेंड इस पर भी करता है कि मॉलिक्यूल के दरमियान किस नेचर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। जो हमने 4-5 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पढ़ा है, किसी भी नेचर पे डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, एसीटोन एवापोरेट क्विकर देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। आप एक कंटेनर के अंदर पानी ले लो और एक कंटेनर के अंदर एसीटोन ले लो, एसीटोन आसानी से एवापोरेट हो जाएगा। वजह यह है कि एसीटोन के अंदर सिर्फ लंदन डिस्पर्जन फोर्स होता है, और लंदन डिस्पर्जन फोर्स सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रखता है, जिसकी ताकत बहुत कम होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अंदर होता है, सबसे ज्यादा। बल्कि आप लोग तो आयन डायपोल हमारे कोर्स के अंदर नहीं है, तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रैंड होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होता है। और वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वाटर आसानी से एवापोरेट नहीं हो सकेगा। तो यही लिखा हुआ है कि भाई एसीटोन एवापोरेट क्विकर देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है आर प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल, बट वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट अमंग एसीटोन मॉलिक्यूल। एसीटोन मॉलिक्यूल के अंदर लंडन डिस्पर्जन फोर्स है, वो हमारा कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वेपर बनकर उड़ जाएगा। उसके अलावा एक और लिखा हुआ भाई, मरकरी विल एवापोरेट एट हाई नेग्लिजिबल रेट। ये मरकरी के बारे में बात हो रहा। मरकरी के अंदर तो ये फोर्स तो एक अपनी जगह, उसके अंदर तो मेटेलिक बॉन्ड होता है, और मेटेलिक बॉन्ड तो बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता है, इसलिए इसका एवापोरेशन का जो रेट है वो नेग्लिजिबल है। इसके अलावा आपको एक और हेडिंग नजर आ रहा होगा यहां पर, तीसरे नंबर में है टेम्परेचर, के टेम्परेचर की वजह से एवापोरेशन का क्या होगा। तो नॉर्मल जब गर्मी होता है तो गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब गर्मी में कपड़ा सुखाइएगा तो जल्दी ड्राई हो जाता है, जबकि सर्दी में कपड़ा देर से ड्राई होता है। रीजन ये है कि सर्दी के दौरान आपके एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, गर्मी में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो टेम्परेचर और एवापोरेशन के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन बन गया यहां पर। तो हम लिख सकते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एवापोरेशन, कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो एवापोरेशन का जो रेट होता है ना, रेट ऑफ एवापोरेशन, वो बढ़ जाता है। तो आपके बुक में कुछ लिखा हुआ है कि आल्सो एवापोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। अच्छा, एवापोरेशन तमाम टेम्परेचर में होता है, लेकिन याद रखना है कि उस लिक्विड का अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले होना चाहिए, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए उसको। बट अ राइज इन टेम्परेचर, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इंक्रीज द रेट ऑफ एवापोरेशन। फुल स्टॉप के बाद लिखा हुआ, इट इज एन आवर ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ ड्राई मोर फास्टर इन समर। गर्मी में जल्दी कपड़ा सूख जाता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट वाटर मॉलिक्यूल ऑन वेट क्लोथ्स एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम एटमॉस्फेयर। जितना भी हीट है, जाहिर सी बात है कि गर्मी के महीने में हमारे सराउंडिंग पे हीट एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो कपड़ा वहां से, कपड़े का जो पानी का मॉलिक्यूल है वहां से एनर्जी खींचना स्टार्ट कर देता है, एंड बिकम मोर एनर्जेटिक टू ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड एस्केप मोर रेडली। रेडली का मतलब आसानी से। अच्छा, 3 तो हमारे कोर्स के अंदर मौजूद है, लेकिन 2 और भी हो सकता है, भले हमारे बुक के अंदर नहीं है। एक चौथा मैं यहां पे लिख देता हूं कि स्पीड ऑफ एयर, स्पीड ऑफ एयर, अगर हवा बहुत तेजी में चले, अगर आप गौर करिएगा, अगर हमारे कहीं भी आपका कपड़ा वगैरह सुखा रहे हो, अगर हवा तेजी में चलता है ना तो एवापोरेशन जल्दी हो जाता है। या तो हमारी बॉडी अगर गीली है, नहा के निकल रहे, अगर आप पंखे के नीचे खड़े हो जाओ तो आप जल्दी सूख जाओगे। तो हवा ज्यादा, तो एवापोरेशन का जो रेट है ना वो भी बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एवापोरेशन, क्योंकि हमारे बुक के अंदर ये अलग से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन दुनिया भर के अंदर अलग अलग किताबों में ये भी फैक्टर के अंदर डाला जाता है। एक और होता है ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या है भाई? नमी, कि हमारे एटमॉस्फेयर में नमी कितना है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाए, यानी कि पानी ज्यादा आ जाए,
हमारे एटमॉस्फेयर में, तो कपड़ा वगैरह सूखने में प्रॉब्लम होगा, जल्दी कोई चीज एवापोरेट नहीं होगा, देर लगेगा, रेट ऑफ एवापोरेशन को टाइम लगेगा। इनवर्स रिलेशन हो गया यहां पर। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाए तो हमारे पास एवापोरेशन देर से होगा, तो 1/EVA इनवर्स रिलेशन में आ गया। तो इस तरह से आपका इवेपोरेशन के अंदर जो बेसिक चीजें, जो कि आपके एमसीक्यूज, जो कि एप्टीट्यूड वगैरह के अंदर जितना डिटेल जाकर हम बता सकते थे वो मैंने आपके सामने बता दिया। अब अगली वाली जो आपको मिलेगा उसके अंदर हम बॉइलिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब बॉइलिंग के अंदर भी फिर आएगा बॉइलिंग पॉइंट भी आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज होता है। फिर एक टर्म आता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या चीज है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे अगली वाली वीडियो के अंदर, बॉइलिंग पॉइंट और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। फिर उसके बाद वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बॉइलिंग और एवापोरेशन के दरमियान कुछ डिफरेंस बता दूंगा, ताकि आपको दोनों के दरमियान ना पता चल जाए कि दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस बनाए जा सकते हैं। अगर इन केस कभी पेपर के अंदर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कम से कम आप 3-3 डिफरेंस बनाने, क्योंकि 2 नंबर के लिए आएगा डिफरेंस, तो कम से कम 3-3 डिफरेंस तो आप बना सको। मैं आपको भले 4-5 डिफरेंस लिखा दूंगा, लेकिन 3 आपको पेपर में लिखना होगा। तो ये आपका आज एवापोरेशन वाला टॉपिक जितना ज्यादा डिटेल में हो सकता है मैंने आपको बता दिया। तो मिलते हैं आपसे आगे की वीडियो बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाले में। तो मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।